गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस का जो दूसरा एग्जाम हुआ था 2021 में उसके प्रश्न को देखेंगे। से पिछले वीडियो में हम 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसमें 60 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व किए थे। बचे हुए क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनसे प्रेरणा ली? ऑप्शन ए है पुराणों से, ऑप्शन बी है वेदों से, ऑप्शन सी है मध्यकालीन संतों से, ऑप्शन डी है सूफीवाद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेदों से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा ली। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना है। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। इन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बताए हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश आदि पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ब्रिटिश के सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किसके दौरान किया गया? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है बंगाल विभाजन का विरोध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किया गया। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। इस आंदोलन को शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का व्यापक समर्थन मिला। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों का सहयोग सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है समग्र देश के लिए एक मानक समय है। दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के भिन्न काल क्षेत्र हैं। तीसरा है भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। कूट है ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। भारत का मानक समय क्षेत्र समग्र देश के लिए 1 है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय के 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ने हाल ही में खरदुंगला, नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। उसने निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र का दौरा किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। खरदुंगला, नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठ लद्दाख में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 को इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 16,06,698 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 59,146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत के नियंत्रण में है। लद्दाख में बौद्धों के धार्मिक संस्थानों में तश्मो मोरारी मठ, लिकीर मठ, हेमिस मठ और प्यांगगोपा मठ प्रमुख है। यहाँ पर सुरु और जस्कर घाटी एवं द्रास और मकहोस घाटी लद्दाख के पश्चिमी सिरे पर स्थित है।
सिंधु नदी लद्दाख में प्रभावित होती है और यहाँ की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य में मानसून को अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित हो जाती है। दोनों शाखाओं का मिलन उत्तर भारत में पंजाब के मैदान में होता है। भारत में अरब सागर शाखा से पहले केवल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा होती थी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल और मैलिसॉल निम्नलिखित में से किसके वर्ग हैं? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है मृदा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है त्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृदा। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल और मॉलिसॉल मृदा वर्ग से संबंधित है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने वो बढ़ने के लिए जीवाश्म और खनिज प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा सेल मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक उच्चावच, जलवायु, जैविक पदार्थ, मूल चट्टान एवं समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ने भारत की किसी राज्य के भ्रमण के दौरान समोच्च बांध और समोच्च जुताई देखी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस राज्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में समोच्च बांध और समोच्च जुताई देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि का अभाव है। यहाँ पर मुख्यतः पहाड़ों की अधिकता के कारण यहाँ के लोग पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और उसमें समोच्च बांध बनाकर पानी के बहाव को रोका जाता है। यहाँ की मुख्य फसलों में नकदी फसलों की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्ष्य समूहों में कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी हैं? ऑप्शन ए है सभी ग्रामीण महिलाएं, ऑप्शन बी है सभी वापस आने वाली प्रवासी, ऑप्शन सी है गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार, ऑप्शन डी है नगर में आने वाले सभी नए प्रवासी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सभी वापस आने वाले प्रवासी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान 20 जून 2021 में शुरू किया गया। यह अभियान देश के प्रवासी मजदूरों की मदद करने तथा उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया। देश में चल रहे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से अपने घर वापस लौट कर आए हैं उन्हें इस अभियान के अंतर्गत काम प्रदान किया जाएगा। यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में मिशन मोड में चलाया जाएगा जो 125 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों की नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में वक्र है, सूची सेकंड के संकेत दिया गया है। सूची फर्स्ट में जो वक्र है ए है लॉरेंस वक्र, बी है प्लिम्पिस वक्र, सी है एंजेल वक्र, डी है लाफार्ड वक्र। सूची सेकंड में जो संकेत दिया है पहला है मुद्रास्फीति और रोजगार, दूसरा है कर दरें और कर राजस्व, तीसरा है आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता, चौथा है आय और खाद्य पर व्यय का अनुमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। लॉरेंज वक्र, इस वक्र द्वारा किसी देश में लोगों के बीच आय विषमता को मापते हैं। इसे वर्ष 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया था। फिलीपींस वक्र जो होता है यह AW फिलीपींस द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है, जिसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगार का एक स्थिर और विपरीत संबंध है। एंजेल वक्र को देखते हैं। एंजेल वक्र, इसमें एक विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू खर्च या घरेलू आय के साथ बदलता रहता है। एंजेल वक्र दो प्रकार के होते हैं। इसमें यह भी चर्चा है कि कैसे एक वस्तु पर खर्च की गई घरेलू आय का अनुपात आय के साथ बदलता रहता है। इसे अर्नस्ट एंजेल द्वारा विकसित किया गया था। लैफेर वक्र, लैफेर वक्र यह वक्र कर से राजस्व की प्राप्ति तथा कर की दर के बीच संबंध को व्यक्त करता है। यह वक्र बताता है कि एक सीमा तक कर में कमी या वृद्धि करने से कुल राजस्व में वृद्धि होती है, परंतु जब कर इष्टतम स्तर पर होता है तो उसमें कमी या वृद्धि सरकार के कुल राजस्व में कमी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकाधिकारी प्रतियोगिता का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है खुदरा सब्जी बाजार, ऑप्शन बी है साबुन के लिए बाजार, ऑप्शन सी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए श्रम बाजार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साबुन के लिए बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता का विशिष्ट उदाहरण है साबुन के लिए बाजार। एकाधिकार मोनोपोली बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु का अकेला विक्रेता हो तथा उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का कोई नजदीकी स्थानापन्न नहीं हो, तो इसे एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 2017 में कई GST अधिनियमों को अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, ऑप्शन बी है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, ऑप्शन सी है माल और सेवा कर राज्यों के प्रतिकर अधिनियम, ऑप्शन डी है राजमाल और सेवा कर अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माल और सेवा कर अधिनियम। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 2017 में कई GST अधिनियमों को अधिनियमित किया। इन अधिनियमों में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम एवं राजमाल एवं सेवा कर अधिनियम को शामिल किया गया, लेकिन माल और सेवा कर राज्यों के प्रतिकर अधिनियम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। GST के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% की दर पर कर का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विशेष वित्तीय अन्वेषण अभिकरण है, ऑप्शन बी है यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रवर्तन करता है, ऑप्शन सी है यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का प्रवर्तन करता है, ऑप्शन डी है यह बेनामी संपत्ति समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 का प्रवर्तन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रवर्तन करता है। प्रवर्तन निर्देशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की जगह एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 बना और प्रवर्तन निर्देशालय को वर्ष 2005 में इसे प्रवर्तन का कार्य सौंपा गया। प्रवर्तन निर्देशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि आय पर कर राजसूची का विषय है,
ऑप्शन बी है मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी है बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी है वन समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है। बीमा संघ सूची में शामिल कर है क्योंकि इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन है तथा इसी सूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्णित विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। इसमें कुल 52 विषय हैं। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है और दोनों में से मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है। ऑप्शन बी है आरंभ में सिक्किम को संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन सी है भारत के संविधान में आंध्र प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 घ के अधीन विशेष उपबंध किए गए हैं। ऑप्शन डी है भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बनाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है। संघीय व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व देने में उनकी जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है उसे सबसे अधिक सीटें प्रदान की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा के लिए 31 सीटें प्राप्त है। सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्ति युक्त निर्बंधों के अध्याधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं। पहला है मानहानि, दूसरा है शिष्टाचार अथवा नैतिकता, तीसरा है किसी अपराध के लिए उकसाना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत के संविधान में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है बल्कि इस पर मानहानि, शिष्टाचार अथवा नैतिकता और किसी अपराध के लिए उकसाना आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में आवागमन की स्वतंत्रता एवं बसने और जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त करता है। 39वां संशोधन, ऑप्शन बी है 40वां संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 44वां संशोधन। भारत के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1975 में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्याख्या की गई है। न्यायिक पूर्वावलोकन समीक्षा, विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सरकारी कार्रवाई को वैध बनाने और सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। इसको भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षक की भूमिका में देखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन सी है माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन, ऑप्शन डी है फिलिप फ्रांसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के पद पर प्रोन्नत किया गया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके साथ बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 के दशक का खेरवाड़ अथवा साफाहर आंदोलन निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रचार करता था? ऑप्शन ए है हिंदू देवकुल का अंगीकार, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी है योग और मीमांसा दर्शन, ऑप्शन डी है बहुदेववाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार। 1870 के दशक का खेरवाड़ अथवा साफाहर आंदोलन एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार विचारधारा का प्रचार करता था। खेरवाड़ आंदोलन झारखंड राज्य में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए है 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1876 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1870 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलूकर द्वारा शुरू किया गया। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था जिसने अपने पहले सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र से की थी। यह एक सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है? ऑप्शन ए है मुसूरी, ऑप्शन बी है कोरकाई, ऑप्शन सी है पुहार, ऑप्शन डी है अरिकामेडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरकाई। कोरकाई एक प्रसिद्ध पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए प्रसिद्ध जगह के रूप में किया गया है। प्राचीन काल में यह स्थान मोती मत्स्य पालन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। वर्तमान समय में कोरकाई तमिलनाडु राज्य के तूतुकुड़ी जिले में स्थित है। टॉलेमी ने कोरकाई को कोलखाई कहा है जो पांड्य राज में दक्षिण की ओर स्थित एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्त नगर कहाँ स्थित है जिससे सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा? ऑप्शन ए है पश्चिमी तुर्की, ऑप्शन बी है मध्य अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पूर्वी ईरान, ऑप्शन डी है पूर्वी इराक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य अफगानिस्तान। चिश्त नगर मध्य अफगानिस्तान में स्थित है जिससे सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइज़्ज़ुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। इसने ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो वैराग्य पर बल देता है। इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भौतिकता से दूर रहने पर बल दिया गया है। चिश्ती सिलसिले की प्रमुख बंदरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक स्वस्वर पाठयुक्त समवेदता आराधना के नियम किसके द्वारा बनाए गए?
ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु अंगद, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु नानक। सामूहिक स्वस्वर पाठ युक्त संवेद्यता आराधना के नियम गुरु नानक द्वारा बनाए गए थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। नानक का जन्म 5 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक सर्वेश्वरवादी थे। इन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत पर परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। इन्होंने लहना को अपना शिष्य बनाया। इन्होंने ईश्वर की एकता का उपदेश दिया तथा धूमधाम कर उसका प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विनिर्दिष्ट भूकंप संकट क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन अधिक जोखिम में होंगे? ऑप्शन ए है सिकंदराबाद में साजी, ऑप्शन बी है इंदौर में रणवीर, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ में मालती, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर में मैत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में मालती। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विनिर्दिष्ट भूकंप संकट क्षेत्र के संबंध में पिथौरागढ़ में मालती अधिक जोखिम में रहेगी। भारत में भूकंप जोनों को 5 प्रकारों में बांटा गया। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ 5वें जोन में है, जो सबसे खतरनाक जोन में आता है। भूकंप भूपटल के नीचे या ऊपरी चट्टानों के बीच कंपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न हलचल है। भूकंपीय तरंगों में 2 प्रकार के भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार देश के सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए एक योजना तैयार करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा? ऑप्शन ए है तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गंगा के मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी है कच्छ क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ क्षेत्र। गुजरात का कच्छ क्षेत्र एक सूखा संभावित क्षेत्र है, जिसके लिए सरकार एक योजना तैयार कर सकती है। कच्छ के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कच्छ की खाड़ी और उत्तर पूर्व में कच्छ के रण से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा सर्किट क्षेत्र से लगती है, जो कच्छ के रण के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कच्छ एक सूखा क्षेत्र है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कच्छ में वर्षा 1973 में भयंकर सूखा पड़ा था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के भुज में वर्ष 2001 में भूकंप आया था, जिससे जान माल की अधिक हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्ति भारत के भिन्न भिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। आप हिम झंझावात से बचाव के लिए किसे परामर्श देंगे? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश जाने वाले व्यक्ति को, ऑप्शन बी है असम जाने वाले व्यक्ति को, ऑप्शन सी है त्रिपुरा जाने वाले व्यक्ति को, ऑप्शन डी है ओडिशा जाने वाले व्यक्ति को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश जाने वाले व्यक्ति को। अरुणाचल प्रदेश जाने वाले व्यक्ति को हिम झंझावात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अधिक ऊंचाई पर स्थित है और उसके उत्तरी भाग में हिम के होने की अधिक संभावना पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग हिमालय से ढका है। इसका अक्षांशीय विस्तार 26.28 डिग्री उत्तर से 29.30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में हिमालय की मुख्य चोटियों में कांगटो, नेगी, कांगसांग और पूर्वी गोरीचन है। यहाँ से तिब्बत जाने के लिए मुख्यतः यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और एवं पंगर्शो दर्रा से जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रोपण कृषि के क्षेत्र में उन्नत नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान राज्य में रोपण कृषि के तहत उन्नत खेती नहीं की जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है
और रोपण कृषि के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है और इसमें अधिक पूंजी निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग से किन दो शहरों के बीच की दूरी कम हो गई है? ऑप्शन ए है बागडोगरा से गंगटोक, ऑप्शन बी है जम्मू से श्रीनगर, ऑप्शन सी है मनाली से लेह, ऑप्शन डी है ईटानगर से तवांग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनाली से लेह। अटल सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। अटल सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इस सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र में ज्वार नदमुख, पुलिन, प्रवाल भित्ति, लवण कच्छ और गरान वाले द्वीप समूह सम्मिलित है? ऑप्शन ए है सुंदरवन जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन सी है नीलगिरी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी है नंदा देवी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। मन्नार की खाड़ी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र में ज्वार नदमुख, पुलिन, प्रवाल भित्ति, लवण कच्छ और मैंग्रोव वाले द्वीप समूह सम्मिलित है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसे वर्ष 2001 में जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया गया। यहाँ पर भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों की एक राम सेतु नामक श्रृंखला है। इस खाड़ी में दक्षिण भारत की तमिरवर्णी नामक नदी गिरती है। यह क्षेत्र एशिया के सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक है और यहाँ वनस्पति एवं जीवों की 3000 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत के 85वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 क के अधीन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है। ऑप्शन डी है उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता भारत की उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान के 50वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 क के अधीन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। यह कथन गलत है। भारत के संविधान के संदर्भ में 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के अधीन शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पारित होने तथा इसके अस्तित्व में आ जाने के कारण अनुच्छेद 21 को व्यवहारिक तौर पर लागू करना संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। ऑप्शन बी है इसने यह प्रस्ताव दिया था कि
भारत की संविधान को निर्माण भारतीय लोगों की एक निश्चित संविधान सभा द्वारा किया जाए। ऑप्शन सी है, जिस किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा वह तत्समय विद्यमान अपने संवैधानिक उपबंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। ऑप्शन डी है, ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है। ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। क्रिप्स मिशन को भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने संसद सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजा। इसके तहत निम्न मुख्य प्रावधान थे। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि होंगे। नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उपबंधित है। दूसरा है, संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है, अनुच्छेद 368 की विशिष्ट प्रक्रिया समान विधान पर संविधायी शक्तियां निहित करती है। कूट है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। संविधान संशोधन के संबंध में सभी कथन सही हैं। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया निम्न है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य होगा। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी समान बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी है बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी है आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी है सशस्त्र विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंतरिक अशांति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यह प्रावधान है कि जब पूरे भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में पड़ जाए तो आपात की उद्घोषणा वास्तविक घटना घटने से पूर्व की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1598 ईस्वी में गुजरात के कैम्बे खंभात नगर में किसके निर्माण के लिए फरमान जारी कर अनुमति दी? ऑप्शन ए है मंदिर, ऑप्शन बी है गिरजाघर, ऑप्शन सी है यहूदी उपसनागृह, ऑप्शन डी है जैन आश्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरजाघर। अकबर ने 1598 ईस्वी में गुजरात के कैम्बे खंभात नगर में गिरजाघर के निर्माण के लिए फरमान जारी किया था। नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। अकबर के समय में 1580 ईस्वी में पहला ईसाई मिशन भारत आया जिसमें रुडोल्फ आकानिवाना
एंटोनी मोंसेराट और एनरिक्वेज शामिल थे। दूसरा मिशन 1591 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक दरबार में रहा। इसमें एडवर्ड लैटाने एवं क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे। तीसरा ईसाई मिशन 1595 ईस्वी में आया, जिसमें जेरोम, जेवियर, पिनहेरो और वेनिटेड डी गोएज शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री डोमिंगो पायस ने किस नगर का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है मदुरई, ऑप्शन बी है विजयनगर, ऑप्शन सी है अरिकामेडू, ऑप्शन डी है गिंगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विजयनगर। मध्यकालीन यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर का वर्णन किया है। यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेवराय के काल में भारत आया था। इसने कृष्णदेवराय को महान एवं न्यायप्रिय शासक तथा विजयनगर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। इसने कृष्णदेवराय के शरीर एवं व्यक्तित्व का चित्रण किया है। इसने पशु बलि व न्यायालय व्यवस्था का वर्णन किया है। विजयनगर 200 प्रांतों में विभाजित था। यहाँ के बाजारों में चावल, गेहूं, अनाज, मकई, जौ, सेम, दालें आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी है भवन का प्रकार, ऑप्शन डी है क्षेत्र की जलवायु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्षेत्र की जलवायु। भूकंप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा क्षेत्र की जलवायु से प्रभावित नहीं होती है। भूकंप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व एवं भवन का प्रकार आदि से प्रभावित होती है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण स्थल खंडों पर भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा अपरदन, धरातलीय झुकाव, हिमस्खलन जैसी घटनाएं होती है। यह केंद्र जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, तथा वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम महसूस किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर सर्वाधिक विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमघाव निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय, ऑप्शन बी है स्थलीय, ऑप्शन सी है जलीय, ऑप्शन डी है जैविक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थलीय। हिमगांव स्थलीय प्रकार की आपदा है। हिमस्खलन में पर्वतीय ढालों के सहारे तेजी से हिमराशि और शिलाओं का प्रवाह होता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में जनधन की अपार क्षति होती है। ये हिमद्रव शीत ऋतु में हिमपात और बसंत ऋतु में हिमद्रवण के समय अधिक देखे जाते हैं। हिमस्खलन के आधार पर भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग GIS ने 3 जोन बनाए हैं। रेड जोन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जैसे गुरेज घाटी, कारगिल, लद्दाख। ब्लू जोन जहां पर हिमस्खलन कम होता है जैसे चंपा, कुल्लू, स्पीति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य निवेश के बिना किसी भौगोलिक क्षेत्र में आधार रेखा स्तर पर किसी संक्रमण का लगातार बने रहना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्थानिक, ऑप्शन बी है विश्वमारी, ऑप्शन सी है जानपदिक, ऑप्शन डी है प्रकोप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थानिक। महामारी विज्ञान में किसी आबादी में एक संक्रमण को स्थानिक कहा जाता है जब उस संक्रमण को बाहरी इनपुट के बिना भौगोलिक क्षेत्र में आधारभूत स्तर पर लगातार बनाए रखा जाता है। उदाहरण, यूनाइटेड किंगडम में चिकन पॉक्स स्थानिक है लेकिन मलेरिया नहीं है। हर साल यूनाइटेड किंगडम में मलेरिया के कुछ मामले सामने आते हैं, लेकिन इनसे उपयुक्त वेक्टर की कमी के कारण आबादी में निरंतर संरचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों से आने वाले झरने और नदियां चट्टानों और गोलाश्मों की भारी सामग्री कहाँ निक्षेप करते हैं? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है भावर, ऑप्शन डी है तराई।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाबर। पर्वतों से आने वाले झरनों और नदियां, चट्टानों और ग्लासमों की भारी सामग्री का निक्षेप भाबर प्रदेश में करते हैं। भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है, जिसकी चौड़ाई 8 से 26 किलोमीटर है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। यह भाग कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचक नामावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक परिणामवाली होती है। दूसरा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है। तीसरा है, भारत का कोई नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की आयु की है अपना मतदान कर सकता है, जब तक कि किसी समुचित विधानमंडल की किसी विधि के अधीन उसे निर्हत नहीं कर दिया जाता है। कूट है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। निर्वाचक नामावली के संदर्भ में सभी कथन जो है वो सत्य है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसका मुख्य कार्य संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वो राज्य विधानमंडल के पदों के निर्वाचन की संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। निर्वाचक नामावली में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण नामावली होती है, जिसमें किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इसमें से किसी एक के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। भारत का कोई भी नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष का है अपना मतदान कर सकता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु का 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटलिटेरियनिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह एक तंत्र और सत्तावाद के सदृश नहीं है। ऑप्शन बी है, यह व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेता है, किंतु यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनता। ऑप्शन सी है, इसमें नागरिक समाज का उन्मूलन अंतर्निहित है। ऑप्शन डी है, समानता यह एक दलीय राज के रूप में पहचाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक तंत्र और सत्तावाद के सदृश नहीं है। एक दलीय व्यवस्था के संदर्भ में सत्ता पर एक ही दल का एकाधिकार स्थापित हो जाता है तथा अन्य दलों की भूमिका नगण्य हो जाती है, जो संवैधानिक अथवा राजनीतिक तरीकों द्वारा किया जाता है। जैसे चीन सर्वसत्तावाद शासन एक विस्तृत विचारधारा के उपयोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, कला, विज्ञान और नागरिकों के निजी जीवन और नैतिकता सहित सामाजिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, ऑप्शन बी है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है चेतन भगत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। जून 2021 में प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को वर्ष 2020 के कुवेम्पु पुरस्कार हेतु चुना गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान में उल्लिखित मान्यता प्राप्त किसी भाषा में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पद प्रदान किया जाता है। डॉक्टर राजकिशोर पांडा के 16 कविता संग्रह,
तथा एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। डॉक्टर पांडा को वर्ष 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वर्ष 1985 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवानी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। निम्नलिखित में से उसका खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है निशानेबाजी, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है तीरंदाजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निशानेबाजी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी की। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 महिला स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस प्रकार पैरा ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली अपनी पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगराम एयर बेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है इजराइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है। यह अफगानिस्तान के परवान प्रांत में चरिका के 11 किलोमीटर पूर्व में दक्षिण बगराम के प्राचीन शहर के समीप स्थित प्रमुख सैन्य एयरबेस है। इस एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा निर्मित कराया गया था। बगराम एयरफोर्स 20 वर्ष 2001 से अमेरिका के नियंत्रण में था। ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिकी नेवी सिख कमांडो ने बगराम एयरबेस पर ही ट्रेनिंग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमूली झील किसके निकट स्थित है? ऑप्शन ए है समानता की प्रतिमा, ऑप्शन बी है तिरुवल्लुर प्रतिमा, ऑप्शन सी है ध्यान बुद्ध प्रतिमा, ऑप्शन डी है एकता की प्रतिमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एकता की प्रतिमा। पंचमूली झील एकता की प्रतिमा के निकट स्थित है। यह झील गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पास स्थित है। इस झील को सरदार सरोवर बांध के डायक 3 के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का विकास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पिनाका क्या है? ऑप्शन ए है जंगी टैंक, ऑप्शन बी है बहुनाल रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र, ऑप्शन सी है टैंक मार निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन डी है कवचित उपयोगी गाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुनाल रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र। भारत द्वारा विकसित पिनाका बहुनाल रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र है। स्वदेशी तकनीकों से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में विकसित किया गया है तथा भगवान शंकर के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नाम पिनाका रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 किलोग्राम वजन के 12 रॉकेट प्रक्षेपित किया जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 39 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटट ई द्वार क्या है? ऑप्शन ए है लखनऊ से प्रकाशित एक उर्दू पत्रिका, ऑप्शन बी है आयकर अपीलीय अधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल, ऑप्शन सी है एक धार्मिक स्मारक, ऑप्शन डी है यूनेस्को के एक विश्व धरोहर स्थल का नाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयकर अपीलीय अधिकरण ई फाइलिंग पोर्टल। ईएट ई द्वार आयकर अपीलीय अधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल है। यह पोर्टल पार्टियों को अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपीलों, आवेदनों और दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने में भी सक्षम बनाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आयकर अपीलीय अधिकरण के दिन प्रतिदिन के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपी प्रक्षेपास्त्र की परास क्षमता क्या है?
ऑप्शन ए है 1000 से 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2000 से 3000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3000 से 4000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 4000 से 5000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्निपी प्रेक्षपात की परास रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। अग्निपी अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। यह एक कण स्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने हाल ही में स्वयं को पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। जून 2021 में गोवा ने स्वयं को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। इस घोषणा से तात्पर्य है कि राज्य में मनुष्यों एवं कुत्तों दोनों में रेबीज विषाणुओं के संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया गया है। गोवा में वर्ष 2008 से अब तक रेबीज से मानव मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया है। यहाँ रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। WHO ने वर्ष 2030 तक कुत्तों के कारण रेबीज से मानव मृत्यु को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उद्यम विभाग किसका अंग है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के अंग है। जुलाई 2021 में भारत सरकार ने लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर पुनः वित्त मंत्रालय के दायरे में ला दिया है। इस प्रकार अब वित्त मंत्रालय में विभागों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नोडल विभाग है और सभी के लिए नीतियां तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के अन्य 5 विभाग हैं: आर्थिक मामले, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवाएं और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी अंतरिक्ष यात्रा के आधार पर पहले से आरंभ करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सुनीता विलियम्स, दूसरा है राकेश शर्मा, तीसरा है शिरीषा वांदला, चौथा है कल्पना चावला। पूछ दिया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 4, 1 और 3। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों को व्यवस्थित कार्यक्रम 2, 4, 1 और 3 है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। वे 3 अप्रैल 1984 को 2 अन्य सोवियत यात्रियों के साथ सोयूज टी द्वितीय अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा 19 नवंबर 1997 से 3 दिसंबर 1997 तक थी, जबकि दूसरी यात्रा और अंतिम अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को हुई थी। दूसरी यात्रा में कोलंबिया शटल स्पेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सुनीता 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष गई और 22 जून 2007 को धरती पर पुनः वापस आई। बतौर महिला सुनीता के नाम सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री शिरीषा वांदला ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा की। उन्होंने अमेरिका अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से यह यात्रा की। शिरीषा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए है डोमिनिकन रिपब्लिक, ऑप्शन बी है हैती, ऑप्शन सी है ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी है क्यूबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैती। जोवेनेल मोइसे, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, हैती के राष्ट्रपति थे। हैती के राष्ट्रपति मोइसे की अज्ञात हमलावरों ने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में उनकी पत्नी और हैती की प्रथम महिला मार्टिस मोइस भी घायल हो गई थी। हैती में काफी समय से अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का गठन किया गया? ऑप्शन ए है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है जल शक्ति मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय। हाल ही में 6 जुलाई 2021 भारत सरकार के अधीन सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। भारत सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए इसे पृथक मंत्रालय के रूप में गठित किया। इस नए मंत्रालय का कार्यभार गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया, जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2011 में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना पोत INS तंवर ने हाल ही में इतालवी नौसेना के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया था। यह अभ्यास कहां संचालित किया गया था? ऑप्शन ए है आयोनियन सागर, ऑप्शन बी है एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन सी है टाइरानियन सागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइरानियन सागर। भारतीय नौसेना जहाज INS तंवर ने इतालवी नौसेना के साथ 4-5 जुलाई 2021 को टाइरानियन सागर में ITS एंटोनियो मोर्गिलिया, जो कि इतालवी नौसेना का एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है, के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। अभ्यास में वायु रक्षा प्रक्रियाओं, समुद्र में पुनः पूर्ति, संचार अभ्यास और दिन और रात में क्रॉस डेक हैलो संचालन सहित नौसेना के संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया। चीन की मलेरिया रणनीति 1950 के दशक में शुरू हुई थी, जो 7 दशक लंबी बहुआयामी स्वास्थ्य रणनीति का परिणाम है, जो लगातार 4 वर्षों तक स्वदेशी मामलों में एक भी केस के न आने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आखिरकार मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण WHO द्वारा देश की मलेरिया मुक्त स्थिति की आधिकारिक मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है कब्बूस बिन सईद अल सईद, ऑप्शन बी है शेख मुजिबुर रहमान, ऑप्शन सी है एकल अभियान ट्रस्ट, ऑप्शन डी है सुलभ इंटरनेशनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेख मुजिबुर रहमान। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार है, जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ की नगद राशि के साथ एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार ओमान के दिग्वंत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धौलावीरा क्यों समाचारों में आया? ऑप्शन ए है इस स्थल पर कंकाल पाए गए। ऑप्शन बी है इसके संरक्षण प्रभावों के कारण। ऑप्शन सी है इस स्थल पर स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न मिलने के कारण। ऑप्शन डी है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर टैग मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर टैग मिला। गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में वर्ष 2021 में शामिल किया गया। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के बाद शामिल किया गया। भारत में कुल 40 स्थल हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का तगमा मिल चुका है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में जगपति जोशी ने और इसका उत्खनन वर्ष 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन ए है फेडरेशन कप। ऑप्शन बी है संतोष ट्रॉफी। ऑप्शन सी है डूरंड कप। ऑप्शन डी है रोवर्स कप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डूरंड कप। एशिया का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है, जिसकी स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी में की गई थी, जिसका आयोजन शिमला भारत में किया गया था। इसकी मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा किया गया था। डूरंड फुटबॉल कप टूर्नामेंट का वर्तमान विजेता गोवा है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत सर मॉर्टियर डूरंड ने की थी। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली सबसे सफल टीम वर्तमान में ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है करमम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी है मीराबाई चानू। ऑप्शन सी है पीटी उषा। ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करमम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी करमम मल्लेश्वरी है। वर्ष 2000 में इन्होंने सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इन्हें वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1999 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा के भारोत्तोलन में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन फेडरेशन रूसी महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नाम से भाग लिया? ऑप्शन ए है रशियन ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन बी है रशियन फेडरल कमेटी। ऑप्शन सी है रशियन स्पोर्ट्स कमेटी। ऑप्शन डी है रशियन रिपब्लिकन कमेटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रशियन ओलंपिक कमेटी। रशियन फेडरेशन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से भाग लिया। रूस पर प्रतिबंध वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दिसंबर 2019 में 4 साल के लिए लगाया, जिससे रूस टोक्यो ओलंपिक और 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप में भाग नहीं लेगा। रूस के लगभग 335 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक खेल में प्रतिभाग लिया और उन्होंने रूसी ओलंपिक समिति के नाम से हिस्सा लिया। इसमें पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को रूस का नाम, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का उपयोग नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल में निम्नलिखित में से कौन से राज्य संघ क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं गुजरात। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसके विकास पर अधिक फोकस किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन को 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और अंततः इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है। सीडीएस 2021 में जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चनों को